अरे पापा, वो कीर्ति मिली थी मुझे, कह रही थी आपने उसके भाई के रिश्ते के लिए सामने से मना कर दिया। क्या हुआ, आपको विनोद पसंद नहीं आया क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तेरी सहेली कीर्ति का भाई विनोद वाकई बहुत अच्छा लड़का है, और मैं इस बात का भी सम्मान करता हूँ कि वो तुझे पसंद करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन बेटा, मेरी एक कंडीशन है, मैं ऐसे लड़के के साथ तेरी शादी नहीं करवा सकता। ऐसे लड़के के साथ क्या मतलब है? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, विनोद में ऐसी क्या खराबी है? पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक नौकरी करता है, परिवार में भी बस उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम किस बात से है? अरे बेटा, बस इसी बात से तो प्रॉब्लम है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो बड़ोदरा का रहने वाला भी नहीं है। अरे ये बाहर गांव से आकर अपने शहर में बसने वाले लोगों के यहाँ बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ते हम लोग। रिश्ता तो अपने जैसे लोगों के बीच में ही किया जाता है। मैंने सोच लिया है बेटा, तेरा रिश्ता मैं ऐसे परिवार में करूंगा जिसका बड़ा खानदानी परिवार हो और जो हमारे ही शहर में रचा बसा हो, तब जाकर रिश्तेदारी गहराई से जुड़ पाती है। पापा, आपकी ना ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अरे आपको मेरी शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए, या फिर अब यहाँ पर आप पूरे खानदान की छानबीन करते बैठेंगे? और आज के जमाने में इतनी छानबीन कौन करता है? अब वो जमाना नहीं रहा पापा। वैसे भी कौन सा जॉइंट फैमिली में रहने वाली हूँ मैं। वो ट्रेडिशन नहीं रहा कि 20-25 लोग मिलकर एक ही परिवार में रहे। आजकल सबको छोटे परिवार पसंद आते हैं। और मैं तो विनोद से शादी करने के लिए यही सोचकर खुश हो गई थी कि उसका छोटा सा परिवार है, और एक आप हो, आपने उससे शादी के लिए इनकार ही कर दिया। हद हो गई है पापा आपसे। ये 5वां लड़का था। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी करना ही नहीं चाहते। अरे बेटा, शादी क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए ना देखना चाहता हो? लेकिन हमारी बेटी बोझ थोड़ी ना है हमारे ऊपर कि किसी के भी साथ बांध कर अपने घर से धकेल दे। अरे भाई, रिश्ता सोच समझ कर दूर तक देखने के बाद जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? अपनी ये दूर तक की बात आप मम्मी को समझाइए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेकार में मैंने ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक कर लिया। इससे तो अच्छा मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेती। जब मैं रिसर्च करना चाहती थी ना पापा, आप ही शादी 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 का शोर मचा रहे थे, और अब आपको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा। ठीक ही तो कह रही है बच्ची, 3 साल से घर में बिठा के रखा है आपने उसे। ना पढ़ने देते हैं, ना नौकरी करने देते हैं, बस नुमाइश की चीज बनाकर रख दिया। कभी किसी को घर पर बुला लेते हो, कभी किसी और को। अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? मैं तो कह दूंगी शिल्पा से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर ले। आपके चक्कर में रहेगी ना तो बेचारी ऐसे ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। अरे तुम माँ बेटी को दुनियादारी का पता ही कहाँ है? मैं बाप हूँ उसका, अपनी बेटी का भला बुरा सोचने का जिम्मेदारी मेरी है। अपनी बेटी की शादी तो मैं सोच समझ कर ही करूंगा। शिल्पा के पापा मुकुल देव लगातार अपने शहर के गुजराती लड़कों की छानबीन कर रहे थे, और फिर एक दिन शिल्पा के पिताजी को हिमांशु नाम का एक लड़का मिल जाता है। पापा, मैं किसी हिमांशु दिमांशु से नहीं मिलने वाली। मेरी फोटोज है ना आपके पास, आप बस भिजवा दो फोटो। जिसे पसंद करना होगा फोटो से कर लेगा। अरे नहीं बेटा, तू ये समझ ले, इस बार 99% चांस है कि तेरा रिश्ता इस घर में हो ही जाएगा। इस बार मैं बहुत ठोक बजा कर देखने के बाद ही किसी को घर पर बुला रहा हूँ। पापा की बात सुनकर शिल्पा हिमांशु से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन हिमांशु अपने परिवार के साथ शिल्पा और उसके परिवार से मिलने के लिए आता है। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद दोनों परिवारों को ये रिश्ता जम जाता है। लड्डू खाकर मुंह मीठा करिए बहन जी, और जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाइए। भाई हम तो अब अपनी बेटी की शादी का इंतजार और नहीं कर सकते। अरे बहन जी, ऐसे कैसे जल्दबाजी में शादी करवा दे? अभी तो हम लोग 4 लोग मिलकर ही लड़की को देखने आ गए थे। अब क्या बताएं, इसी शहर में सारे दूर और पास के रिश्तेदार रहते हैं। अब अगर किसी को भी कानो कान खबर हो गई ना कि हमने उन्हें बिना बताए अपने हिमांशु का रिश्ता पक्का कर दिया, तो बिना बात का बवंडर हो जाएगा। इसलिए आप इसे फॉर्मेलिटी ही समझिए, लेकिन एक बार हम अपने रिश्तेदारों के साथ आपके यहाँ आना चाहेंगे, तभी रिश्ता पक्का होगा। बहन जी क्यों नहीं, इसमें बुरा मानने जैसी तो कोई बात नहीं है। अब शिल्पा आपके परिवार की होने वाली बहू है, इस नाते पूरे परिवार को शिल्पा से मिलने का अधिकार है। ठीक है बहन जी, फिर अगले रविवार को मिलते हैं। वो मैं जानना चाह रही थी कि आपके यहाँ से कितने लोग आएंगे। वो थोड़ा हमें व्यवस्था करनी होगी ना, अगर आप बता देंगी तो आसानी होगी। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, बस ज्यादा नहीं, 35-40 लोग होंगे। क्या कहा? लड़की देखने के लिए 35-40 लोग?
अब क्या बताएं, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है किसको लाए किसको छोड़ दे। किसी तरह काट छाट करने के बाद 35-40 लोगों की लिस्ट फाइनल करी है हिमांशु के पापा ने। कम से कम इतने लोगों को तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आप लोगों की इच्छा आप ले आइए, हम सब के स्वागत की तैयारी कर लेंगे। अगले सप्ताह शिल्पा के ससुराल से आए हुए 40 लोगों के स्वागत में उसके माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जाते समय, बहन जी सभी को शिल्पा बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से रिश्ता एकदम पक्का समझिए। अच्छा, अब रोके की रस्म के लिए आप कोई हॉल वगैरह बुक कर लीजिए, उसमें कम से कम 70 लोगों को तो लाना ही पड़ेगा। घर की सारी औरतें तो आएंगी ही, पहले रोका होगा, फिर सगाई और उसके बाद शादी। वैसे मैं भी बिन बात ही आपको बता रही हूँ, अरे आप तो खुद इसी शहर की हमारी बिरादरी की है, अब यहाँ के रीति रिवाज परंपरा तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने तो सोचा था सीधा शादी का मुहूर्त निकलवाएंगी और जयमाला से पहले ही सगाई का कार्यक्रम भी निपटा लेंगे, लेकिन ये लोग तो एक के बाद एक फंक्शन बढ़ाते ही जा रहे हैं। आप कुछ बोलिए ना जी, इतने लोग। अब बोलना क्या है, जैसे समधी जी समधन जी को उचित लगे वैसा ही करना पड़ेगा। अब सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज होती है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपका इतना बड़ा परिवार है, वरना आज के जमाने में तो भाई भाई को पूछना नहीं चाहता। शिल्पा के पापा तो छोटे से फंक्शन के लिए इतने सारे लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन शिल्पा की माँ को ये बात साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जो लोग रोका और सगाई में इतने लोग लेकर आ रहे हैं, वो जब बारात लेकर आएंगे तो कहीं पूरा शहर ही ना ले आए। रिश्ता तो हो चुका था और अब लड़के वालों के मेहमानों का स्वागत करने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए शिल्पा की माँ चुपचाप शिल्पा की सगाई की तैयारी में जुट जाती है। जैसा शिल्पा की माँ को लगा था वैसा ही होता है। शिल्पा के हर फंक्शन में ससुराल के इतने रिश्तेदार जमा हो गए थे कि सबको संभाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बेटा तेरी शादी तो हो रही है आज, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तो दिल बैठा सा जा रहा है। अरे ठीक है, माना कि शहर में अपने जान पहचान वाले दोस्त रिश्तेदार रह रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इतने रिश्तेदार किसके होते हैं भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा शहर ही तेरा ससुराल बनने वाला है। मम्मी, अभी ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, और अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती, अब जो होगा देखा जाएगा। शिल्पा शादी करके अपने ससुराल पहुंच गई थी। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, ऐसा करो कम से कम 35 लोगों का खाना बना लो। आज मैंने तुम्हारे पापा जी की साइड के कुछ रिश्तेदारों को भी खाने पर बुलाया है, और वैसे भी इतने लोग हैं, एक बार में तो सबको खिला नहीं सकते। 35 लोगों का खाना बनवा रहे हैं मुझसे पहली रसोई में, उस पर भी कह रही है सब लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते। अरे यार, अब क्या 1000 लोगों का खाना बनवाकर पहली रसोई करवाएंगे? कहीं हलवाइयों के घर में तो शादी नहीं हो गई मेरी। बेचारी शिल्पा किसी तरह डरते डरते घर आए मेहमानों के लिए खाना बना देती है। भाभी बुरा मत मानना, बहू के हाथ में ना जरा भी स्वाद नहीं है। अरे भाई, हम तो इंतजार कर रहे थे, आज बहू की पहली रस्म है, जरूर कुछ बढ़िया शाही खाना खाने को मिलेगा, इससे अच्छा खाना तो हम घर में बनाकर खा लेते। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं, अभी उसकी नई नई शादी हुई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हमें क्या, समय से काम करना नहीं सिखाओगी तो सारी जिंदगी आप ही रसोई में खड़े होकर सबकी खातिरदारी करती रह जाओगी। इसीलिए घर की बहू को उसकी जिम्मेदारी समय से सौंप देने में ही समझदारी होती है। बेटा, तुम थक गई होगी, जा अपने कमरे में जाकर आराम करो, वैसे भी शाम को भी 30-35 लोग और आने वाले हैं खाने पर। सास की बात सुनकर अब तो बेचारी शिल्पा का सर चकराने लगा था। अजीब मुसीबत है, सुबह से खाना बनाते बनाते कमर टूट गई है मेरी। दोपहर के 3 बजे फ्री हुई थी और अब माँ जी कह रही है शाम को फिर से खाना बनाना है 30-35 लोगों का। अरे पागल हो जाऊंगी इनको खाना खिलाते खिलाते। शिल्पा बेचारी गुस्से में बड़बड़ाते हुए शाम को 5:30 बजे ही रसोई में घुस जाती है और एक बार फिर से पहली रसोई के महासंग्राम से जूझने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी तो पिक्चर बस शुरू हुई है। ये पहली रसोई एक ही दिन में खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अगले कई दिनों तक वो रोज कभी 10 कभी 15 लोगों को खाना बनाकर खिलाती रही। आखिर में 5 दिन बाद, चलो बेटा, आखिरकार तुम्हारी पहली रसोई की रस्म खत्म हो गई, लेकिन एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। लग रहा है मायके में ना ज्यादा खाना वगैरह नहीं बनाया तुमने,
इसीलिए हाथ अभी साफ नहीं है तुम्हारा। देखो तुम्हारी बुआ जी कैसे बातें सुना रही थी मुझे, हैं? बेटा ऐसा काम करो, कोई बातें ना बना पाए। चलो ठीक है, मायके से सीख कर नहीं आए, कोई बात नहीं। अब मुझे अपनी माँ समझ लो और ससुराल को अपना घर, और लग जाओ काम पर। माँ जी, मुझे सारा काम करना आता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग थे और यहाँ पर पहले दिन ही आपने मुझसे 35 लोगों का खाना बनवा लिया। अब मैंने कोई हलवाई की ट्रेनिंग थोड़ी ना ले रखी है जो मैं इतने सारे लोगों को खाना एकदम परफेक्ट बना दूंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की ही थी। अरे बेटा अब इसे तो हलवाई समझ ले या कुछ और, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही चलता है। अरे अड़ोस पड़ोस में सब अपने रिश्तेदार ही तो रहते हैं ना। और बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि शुभ मौके पर अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया जाए। इसका मतलब ये कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। हर छोटे बड़े मौके पर ये लोग फिर से पूरे कुनबे को बुलाएंगे और खाना बनवाकर मेरी जान ले लेंगे। हे भगवान, ये कैसे घर में मेरी शादी कर दी आपने। शिल्पा टेंशन में अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी पति उसके पास आकर बैठ जाता है। देखो शिल्पा, मूवी की टिकट लाया हूँ, चलो ना आज फिल्म देख कर आते हैं। वैसे भी माँ ने बताया पिछले 5 दिनों से तुम सिर्फ खाना ही बना रही हो। चलो, कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। शिल्पा अपने रूम में जाकर सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आती है। अरे दिमाग खराब है क्या, ये ड्रेस पहनकर चलोगी तुम? मम्मी घर से निकाल देंगी मुझे। यार कोई सीधे साधे से सूट या साड़ी पहन के चलो। अपने पति के साथ बाहर डिनर पर जाऊंगी तो क्या सती सावित्री बनकर साड़ी लपेट कर जाऊंगी? रहने दो, मुझे जाना ही नहीं है। मैं जाने से मना कर दूंगी तब तो मेरा ही नुकसान है। विनय को क्या फर्क पड़ने वाला है। एक आइडिया, यहाँ से साड़ी पहनकर चली जाती हूँ और ये ड्रेस अपने पर्स में रख लेती हूँ। मॉल में जाकर चेंज कर लूंगी। शिल्पा ने पूरा प्लान बना लिया था और वो साड़ी पहनकर पति विनय के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। मॉल में पहुंचकर शिल्पा वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा देती है। कुछ ही देर में शिल्पा अपनी खूबसूरत सी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर विनय के सामने खड़ी हुई थी। देखो विनय, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छा था ना मेरा ड्रेस और आइडिया दोनों? इससे पहले कि बेचारा विनय कुछ कह पाता, एक आवाज शिल्पा और विनय के कानों से टकराती है। अरे विनय बेटा, तुम और बहू यहाँ पर? वो चाचा जी, हम लोग डिनर करने आए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये किस किस्म का पहना हुआ है बहू का? खानदानी लोग इस तरह के कपड़े पहनकर घूमते हैं क्या बाजार में? मेरे अलावा भी शहर में 100 और रिश्तेदार रहते हैं हमारे, क्या इज्जत रह जाएगी कोई बहू को ऐसे कपड़ों में देख लेगा तो? बहू तो इस घर में नई नहीं है, तुझे तो अकल होनी चाहिए। वो चाचा जी, मैं... अब तू बहानेबाजी बंद कर और बहू घर से बाहर हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार भूल जाओगी। आगे से ऐसे बेहूदे कपड़े पहनकर खुले सर के साथ किसी रिश्तेदार के सामने तुम ना आओ, वही अच्छा होगा। ये तो बिल्कुल सर मुंडवाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो गई थी। बेचारी शिल्पा का सारा उत्साह पानी में मिल गया था। चाचा जी की बात सुनकर वो बेचारी मुंह छुपाते हुए वापस बाथरूम की ओर दौड़ लगा देती है और कुछ ही देर में फिर से साड़ी पहनकर पति के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम ना किसी की बात मानती नहीं हो। अरे मुझे क्या पता था कि यहाँ मॉल में भी तुम्हारे चाचा जी घात लगाए बैठे होंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर उन्होंने देख भी लिया था तो क्या इग्नोर नहीं कर सकते थे? हमारी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सिर्फ हमेशा सबके साथ रिश्तेदारी ही निभाते रहे। हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम नहीं बिता सकते क्या? देखो शिल्पा, पूरे शहर में पापा के जानने वाले या रिश्तेदार रहते हैं। जब तक हम लोग इस शहर में ना, तुम ना अपनी पसंद का कुछ पहन सकती हो ना कहीं आ जा सकती हो, क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां हम बेफिक्र होकर घूम सके। तुम्हें पता है, मेरी उम्र 18 साल की थी, दोस्तों के साथ सिगरेट पीने की लत लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक बार दोस्तों के साथ सिगरेट पी लेने के बाद मेरा मन बार बार सिगरेट पीने के लिए कर रहा था। एक दिन सिगरेट का पैकेट खरीदकर मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाकर सिगरेट पी रहा था। इससे पहले कि मैं 2-4 कश अंदर ले पाता, देखा कि पापा मेरे सामने खड़े हैं। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी मानो किसी ने घड़ों पानी डाल दिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन, मैंने सिगरेट पीना तो दूर, उसको हाथ लगाने की भी गलती नहीं की। पापा जी को कोई सुपरमैन वाली पावर थोड़ी ना मिली है जो उड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। ये बताओ, पापा तुम्हारे पास पहुंचे कैसे? अरे तुम अभी भी नहीं समझी? जिस दुकान से मैंने सिगरेट खरीदी थी ना, वो मेरे चाचा जी के मामा के लड़के के दोस्त का भांजा था। जब उसने मुझे सिगरेट खरीदते देखा तो उसने किसी तरह मेरे पापा को खबर कर दी। बस फिर क्या था, दुकान वाले ने 2 लड़के मेरे पीछे लगा दिए और उन्होंने पापा को मेरे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता दिया और मेरे साथ साथ पापा भी वहां पहुंच गए। अब तुम्हें समझ में आया?
इस शहर में सांस लेना भी कितना मुश्किल है। कितनी बार सांस खींची उसकी खबर भी घर वालों तक पहुंच जाती है। और तुम शादी के बाद 5 दिन बाद ही ये मिनी ड्रेस पहनकर मॉल में घूमना चाहती थी। देखो, ये सारे सपने छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पति की बातें सुनकर बेचारी शिल्पा को इतना समझ में आ गया था कि ये पापा की बड़े खानदान में शादी करने की जिद ने उसकी जिंदगी से प्राइवेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। शिल्पा घर आकर अपने पापा को फोन लगाती है। अब तो बहुत खुश हो गए होंगे ना पापा आप? बहुत शौक था ना आपको बड़े परिवार में शादी करवाने का, तो बधाई हो आपको। इतने बड़े खानदान में शादी करवाई है आपने कि गली नुक्कड़ से लेकर मॉल, सिनेमा हॉल, हर जगह मेरे ससुराल वाले मिल जाते हैं मुझे, और फिर मुझे 1 गज का घूंघट लेना पड़ता है। अरे मैं इंसान हूं या फिर घूंघट में रहने वाली कोई गुड़िया? मेरी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं पापा? अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती हूँ ना, तो वहां भी खुलकर घूम नहीं पाती। पता नहीं कब कौन कहाँ से देख रहा हो और हमारी बातें सुन रहा हो। बेटा, माना कि मुझे तेरी शादी बड़े परिवार में करनी थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इनके शहर में इतने रिश्तेदार होंगे। अच्छा ठीक है, परेशानी मैंने खड़ी की है तो समाधान भी मैं ही बताता हूँ। मैं मानता हूँ हर इंसान को थोड़ा समय एक दूसरे के साथ खुलकर बिताने का मन करता है। तो अगर इस शहर में रहकर तुम आजादी से घूम फिर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, तो उसका बस एक ही उपाय है, और वो ये कि मैं और तुम्हारी मम्मी ना हमारे इंदौर वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर तुम मायके आने के बहाने हर महीने इंदौर चली आया करना। अब इंदौर में तो तेरे ससुराल का कोई रहेगा नहीं, तो तुम चाहे जहां घूमना, जो मन करे वो पहनना, जीना खुलकर अपनी जिंदगी। पापा आप जीनियस हो, ये हुई ना बात। विनय बहुत खुश होंगे। वो बेचारे खुद हर समय रिश्तेदारों के सीसीटीवी कैमरा से बहुत परेशान है। अगले महीने शिल्पा के मम्मी पापा इंदौर शिफ्ट हो गए थे। शिल्पा और विनय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 15 दिन के लिए सास से मायके जाने का कहकर शिल्पा पति के साथ इंदौर के लिए निकल गई थी। इंदौर में आज हम दोनों ना नाइट क्लब में चलते हैं, बहुत मजा आएगा, खूब डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। शिल्पा ने एक पार्टी ड्रेस पहनी और विनय के साथ क्लब पहुंच गई। एंट्री गेट पर, अरे विनय बेटा, तू यहाँ? और ये बहू को ऐसी जगह क्यों लेकर आया है? नालायक कहेगा। इज्जतदार घर की बहुएं ये सब करती है क्या? आप यहाँ कैसे मौसा जी? तू भूल गया क्या? मैं तो कई सालों से इंदौर में क्लब में ही जॉब करता हूँ, मैनेजर हूँ इस नाइट क्लब का। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसे बेहुदे कपड़े पहनकर बहू को इस नाइट क्लब में क्यों लेकर आया है? अरे शरीफ घर की बहू क्या ऐसी जगह पर आती जाती है? चाचा जी की बात सुनकर बेचारे शिल्पा और विनय एक बार फिर अपना सर पीट लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये ससुराल सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और उनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।